हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज के इस क्लास में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे आप सीडीपी कहते हो, आज के इस क्लास में सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आज का यह क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आपको सीडीपी देखना हो तो आप देखिए। साथ ही साथ अगर आप एसएसटी पेपर 2 यानी कि सोशल साइंस, जो आपका सामाजिक विज्ञान है 6 to 8 के लिए, अगर आप इसका सेट लगाना चाहते हो तो प्लेलिस्ट आकर के आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हर दिन क्लास दिया जा रहा है, आगे भी क्लास कंटिन्यू रहेगा। आप में से जो भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चैनल से आप जुड़ जाइएगा। यहाँ पर हर दिन आपके लिए क्लास आ रहा है, आगे भी क्लास कंटिन्यू रहेगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। आशा करेंगे कि अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब खुद से कर देंगे। ये बार बार ना कहना पड़े, तो दोस्तों आप ये काम खुद से कर दिया करिएगा। कोशिश करिएगा 30 में 30 लाने का। नहीं आता है, जो सवाल का जवाब नहीं पता हो उसे या तो समझिए, समझ में नहीं आए तो रट लीजिए। जो करना है करिए, लेकिन एक एक सवाल को अच्छे से आप कंप्लीट करते चलिएगा, क्योंकि आपको पता है जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इस वाले एग्ज़ाम में पुराने वाले पैटर्न पर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक तरह से कहिए उठा के दिया जाएगा। कुछ भी उसमें बदलाव नहीं होता है। लेकिन दिसंबर में जो आपका एग्ज़ाम होगा, हो सकता है वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ बदलाव दिखे। जो भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, दिन रात एक करके सीटेट इस बार क्लियर कर लीजिए। 1, 2 या फिर 4 नंबर से अगर आपका छूटेगा, आने वाले 6 महीने तक आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे। वैसा नौबत ना आए, हर दिन अच्छे से घर में सेट लगाते रहिए, ऑनलाइन क्लास वगैरह देखते रहिए। तो आइए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं। बताइए, इन सब में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीक से। यह जो कंडीशन है कब आता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर संवेदी चालक अवस्था में, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। बताना है ऐसा कंडीशन कब आता है। ज़्यादा टाइम चाहिए तो क्लास को रोक लिया करेंगे। देखिए, नंबर सेकेंड यहाँ पर आपका सही जवाब है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ध्यान दें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये एक ऐसा कहिए कि कंडीशन होता है, मतलब एज होता है, टाइम पीरियड होता है, जब बच्चे मानसिक रूप से, मतलब अपने माइंड से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को क्या कह रहा है कि स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, उस चीज़ से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसके प्रतीक से नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है, ये जो टाइम होता है ना, 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। ध्यान रखेंगे, आपके आसपास में अगर कोई बच्चा हो जो 7 से 11 वर्ष का हो, आप वहाँ मतलब उस बच्चे पर इस फॉर्मूले को लगा करके माइंड में याद रख सकते हो। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होना होता है, और ये क्या होता है, बच्चे समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, उनके सामने समस्या होना चाहिए, ना कि समस्या से जुड़ा हुआ कोई इंडिकेशन मार्क होना चाहिए। समझ गए आप? नंबर सेकेंड कह रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का प्रथम स्तर पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर की अवस्था है। सवाल को फिर से समझिए। कह रहे हैं लॉरेंस कोहलबर्ग, इनका नाम आपने सुना है, जरूर आपको इसका नाम याद रखना है। इनके नैतिक विकास सिद्धांत का पहला स्तर जो है ना, स्तर पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है। इसकी अवस्था है, कह रहे सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता होता है, या फिर साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता होता है, या फिर सामाजिक अनुबंध उन्मुखता होता है, या फिर उत्तम लड़का अथवा लड़की बनने की उन्मुखता होता है। बताइए क्या होगा यहाँ पर? नंबर सेकेंड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता आपको ध्यान रखना होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखीकरण ये कहिए कि एक पहले ही स्तर की अवस्था होती है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण में इस अवस्था का उल्लेख किया गया है। अगर आपने कोहलबर्ग को पढ़ा होगा तो ये जवाब, ये जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, आपको समझ में आ ही गया होगा। नंबर थर्ड पर आते हैं।
चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? पहला कह रहा है भाषा विचार निर्धारित करती है। सेकेंड है विचार द्वारा, कह रहा है कि विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है। तीसरा कह रहा है कि भाषा और विचार के बीच संबंध जो है ये द्विदिशात्मक होता है। चौथा कह रहा है कि भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। तो देखिए कह रहे हैं कि कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। तो भाषा और विचार के बीच में संबंध द्विदिशात्मक होता है। यह वाला जो कथन है बिल्कुल सही है, यह वाला जो संबंध है ये बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है कि सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन क्या करेगा? तो ये करता है भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है, ये आपको बताना होता है। नंबर थर्ड सही जवाब है। नंबर 4 कह रहा है किसी बालक में आत्मरक्षा की उपलब्धि की आवश्यकता संबंधित होती है बाह्य अभिप्रेरणा से, आंतरिक अभिप्रेरणा से, परिवार से या फिर बालक के व्यवहार से। तो यहाँ पर आपको बताना होता है नंबर सेकेंड सही जवाब। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा से। ध्यान रखिएगा, आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा और विशेष उपलब्धि प्राप्त करने का कहिए इच्छा बाह्य अभिप्रेरणा के, लेकिन साथ ही साथ आत्मरक्षा, भूख है, प्यार है, ये सब आंतरिक अभिप्रेरणा के एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है, आंतरिक, भूख वगैरह कहाँ लगता है? अंदर ना, आंतरिक ना। तो आत्मरक्षा की उपलब्धि भी आता है आंतरिक अभिप्रेरणा में ही। नंबर 5 कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता, आपको पता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपका आया है, उसके बारे में बताना है। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ना बहुभाषा के बारे में कहा जा रहा है, बच्चों को सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है या फिर कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। किसे? बहुभाषिता, मतलब बहुभाषा यानी कि ढेर सारे भाषाओं को, या फिर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है, या फिर समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है। बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता किस चीज़ को दर्शाती है, दिखाती है? पूंजी के रूप में देखती है। ऑप्शन नंबर आपका नंबर जो सेकेंड है ना 5 का सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। कहने का मतलब है कि आपको ये पता होगा 2020 में यह प्रावधान किया गया है कि कम से कम क्लास जो 5वां तक है ना, 5th क्लास तक, 5वीं क्लास तक के बच्चों को मातृभाषा या फिर जो स्थानीय भाषा है, कहा गया है कि उसी में बच्चों को क्या करना है, शिक्षा देना है। ठीक है, तो बहुभाषिता को आप कक्षा में पूंजी के रूप में देखते हो। आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि अलग अलग भाषा को अगर आप कहिए कि सपोर्ट करते हो क्लास में, तो बच्चों में अलग अलग भाषाओं के प्रति, वहाँ के जो भाषा जहाँ पे बोला जा रहा है वहाँ के लोगों के प्रति अच्छा रिस्पेक्ट आता है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा पद्धति बच्चों में लोकतांत्रिक जीवन शैली को प्रोत्साहित कर सकती है? सामाजिक अंतःक्रिया, व्याख्यान पद्धति, खोज पद्धति या फिर प्रयोगात्मक पद्धति। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति बच्चों में कह रहे लोकतांत्रिक जीवन शैली को प्रोत्साहित कर सकती है? तो आपको यहाँ पर बताना होता है सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, लोकतांत्रिक मतलब आप ऐसे समझिए ना, बाहरी दुनिया के बारे में कहा जा रहा है, तो बाहरी दुनिया के जीवन शैली किस तरह से जिया जा रहा है, बच्चों को अगर उस तरह से कुछ सिखाना है तो समाज से मिलना जुलना पड़ेगा ना, तब ना होगा। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बच्चों में ये पद्धति आएगी ना। नंबर 7 कह रहा है छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? निश्चित उद्देश्य के सिद्धांत के तहत, चयन के सिद्धांत के तहत, या फिर नियोजन के सिद्धांत के तहत, या फिर रुचि के सिद्धांत के तहत? बताइए, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय टीचर अगर करे तो यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो यह आता है चयन के सिद्धांत के तहत। किसके तहत? चयन के सिद्धांत के तहत आता है। नंबर सेकेंड 7 का सही जवाब है।
आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? पहला कह रहा है छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, या फिर छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, या फिर छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, या फिर सभी। बताइए नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा? कह रहा है कि आपके विचार में चिंतन शक्ति क्या विकसित करना है भाई? चिंतन शक्ति करना है। क्या उपाय है? इसके लिए छात्र को स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए। बच्चे अगर खुद से पढ़ के समझेंगे, ठीक है, हर एक पॉइंट के बारे में अच्छाई खराबी जानने की कोशिश करेंगे, तो चिंतन शक्ति उसका डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्व अध्ययन बताना होता है। नंबर 3 सही जवाब है। नंबर 9 क्या रहेगा? राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के विद्यालय छोड़ने का क्या कारण होता है? राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार पूछा है। पहला कह रहा है कि विद्यालय की पाठ्यचर्या को यह नीरस पाते हैं। कौन? बच्चे। दूसरा, बच्चे स्वयं कार्य नहीं करना चाहते इसलिए बच्चे विद्यालय छोड़ते हैं, या फिर बच्चों की इच्छानुसार पाठ्यक्रम नहीं है इसलिए छोड़ते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। बताइए राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के विद्यालय छोड़ने का क्या कारण होता है? तो विद्यालय की पाठ्यचर्या को बच्चे क्या करते हैं? नीरस पाते हैं। ये राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार जवाब है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने नंबर 4 को भी सोचा होगा, है ना। ध्यान रखिएगा, विद्यालय की जो पाठ्यचर्या है, नीरस मतलब बोरिंग रहता है, बच्चों को स्कूल आने का मन नहीं करता है। नंबर 10 कह रहा है शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि शिक्षक को अपने छात्रों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए। शिक्षक को बालक में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए। रुचि से छात्रों का जीवन संवरता है। या फिर छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते हैं। बताइए शिक्षा का रुचि का सिद्धांत क्या बताता है? छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती है वे उसे मन लगाकर नहीं करते हैं। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत पूछे, छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती है उसे वे मन लगाकर नहीं करते हैं। सही जवाब है। नंबर 11 कह रहा है शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे, सवाल फिर से पढ़ रहे हैं, समझिए। कह रहा है शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा? वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सकेंगे, या फिर छात्र कक्षा में शांत रहेंगे, या फिर छात्र शिक्षक की योग्यता का लोहा मान सकेंगे, या फिर अध्यापक का ज्ञान बढ़ेगा। निरंतर ज्ञान का समावेशन क्यों करते रहना चाहिए? बताइए। इसलिए ताकि वे क्या करें? बच्चों को नवीनतम ज्ञान, लेटेस्ट जो नॉलेज होना चाहिए वो देते रहना चाहिए। नंबर 11 का फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। कह रहे किंडरगार्टन प्रणाली में बालक के किस प्रकार के विकास को सैद्धांतिक मान्यता दी गई है? किंडरगार्टन प्रणाली में बालक के किस प्रकार के विकास को सैद्धांतिक मान्यता दी गई है? पहला ऑप्शन कह रहा है तीव्र विकास का सिद्धांत, सेकंड नियमित विकास का सिद्धांत, थर्ड कह रहा है स्वतः विकास का सिद्धांत, फोर्थ कह रहा है अनियमित विकास का सिद्धांत। किंडरगार्टन का मतलब पता है ना? बच्चों के लिए बाग। किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों के लिए बाग, यानी कि जो आपका फुलवारी होता है उस तरह से बाग के बारे में कह रहे हैं। इसमें ना स्वतः विकास का सिद्धांत होता है। किंडरगार्टन प्रणाली में बालक के किस प्रकार के विकास को सैद्धांतिक मान्यता दी गई है? तो स्वतः विकास के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। नंबर 3 राइट आंसर है। कह रहे कि मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली का बुनियादी ढांचा लागू होता है 2.5 से 6 वर्ष के आयु वाले बच्चों के लिए, 4 से 8 वर्ष वाले, या फिर 10 वर्ष से बड़े बालकों पर मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली लागू होता है। तो आप तो ये अच्छे से जानते होंगे, है ना। 2.5 से 6 वर्ष, 6 आयु वर्ष वाले बच्चों के लिए, मतलब कहिए कि ये उस पर लागू होता है। कौन सा? मोंटेसरी शिक्षा। नंबर 14 कह रहा है कि एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है। सवाल को समझ गए? एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है। उसकी इस भावात्मक स्थिति पर
क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या होगा इससे? यह प्रदर्शन के लिए आंतरिक प्रेरणा का कारण बनेगा, या फिर इसका परीक्षा में उसके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर इसकी वजह से परीक्षा में उसके प्रदर्शन में सुधार होगा, या फिर यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। क्या करेगा बताइए? तो देखिए, अगर छात्र यानी कि आप हो, हम हो, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो घबराया हुआ है तो परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है ये, है ना? आपने पढ़ा होगा ना, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना होता एग्जामिनेशन से पहले, टेंशन लेना है अभी ही ले लीजिए। नंबर 15 कह रहा है बच्चों के शारीरिक विकास में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है या फिर केवल गुणात्मक परिवर्तन होता है, या फिर बच्चों के शारीरिक विकास में विकास की सटीकता से विकासात्मक प्रतिमानों से तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है, या फिर बच्चों के शारीरिक विकास एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की गति अलग अलग होती है। आशा है कि इसका जवाब आपको मिल ही गया होगा, है ना? तो देखिए, बच्चों के शारीरिक विकास एक व्यवस्थित, ध्यान रखिएगा, एक व्यवस्थित मतलब आप इजी वे में समझ लीजिए ताकि याद रहे आपको। पहले बच्चे का जन्म होना, फिर धीरे धीरे बड़ा होना, बालक होना, फिर कहिए कि जवान के एज में आना, फिर बुढ़ापा में जाना, तो ये एक व्यवस्थित इस सेंस में आप याद रखिएगा। और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों में विकास की गति अलग अलग होती है। किसी बच्चे का विकास 10 साल में अच्छा खासा हो जाता है, किसी का 15 साल में होता है, किसी का ज़्यादा में होता है, बस इसी के बारे में कहा जा रहा है। नंबर 16 कह रहा है निबंधनात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न विद्यालयों में क्यों पूछे जाते हैं, बताइए। कह रहा है निबंध वाला प्रश्न होता है ना, उसके जगह पर वस्तुनिष्ठ मतलब एमसीक्यू वाला प्रश्न विद्यालय में पूछा जाता है, क्यों? पहला कह रहा है छात्रों को समय का महत्व दर्शाने के लिए, या फिर कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए, या फिर ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, या फिर उत्तर पुस्तिका हल करने में आसानी होती है, इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है विद्यालय में, बताइए। तो वस्तुनिष्ठ का रीजन होता है ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर दे सकोगे आप, है ना? हाँ या ना में जवाब देना होता है, मतलब वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू टाइप का रहता है, 4 ऑप्शन रहे, 2 ऑप्शन रहे, उसमें टिक करना है, ज़्यादा सवाल का जवाब दे पाओगे। दीर्घ उत्तरीय कह दिया जाए, लॉन्ग टाइप आंसर लिखने को, तो एक ही में टाइम खत्म हो जाएगा, है ना? नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। मतलब इन चारों में से कोई एक है जो सही है। जैसे में गुणज वैकल्य कह रहा है कि कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक करने के लिए, पठन वैकल्य कह रहा है लिखने के लिए लंबे लंबे निबंध देना, दृश्य हानि अगर किसी को है तो पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना, या फिर स्वलीनता किसी बच्चे में है तो दृश्य अधिभार बढ़ाना। क्या होगा? तो आपको पता है, तीसरा को देख के आप समझ गए होंगे, दृश्य हानि, अगर किसी को देखने में दिक्कत हो तो पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर आप दे दोगे, ये यहाँ पे बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। नंबर 18 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता है। सवाल को फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता है। सक्रिय भागीदारी, सार्थक गतिविधियां, निष्क्रिय सुनना, या फिर सामाजिक भागीदारी। तो देखिए, बच्चे की सोच को सुसाध्य मतलब ऐसे समझिए ना कि पॉजिटिव वे में ले जाता है। कौन सा? सक्रिय यानी बच्चा एक्टिव है, सार्थक गतिविधि, सामाजिक भागीदारी, निष्क्रिय सुनना यानी कि पैसिव होकर के सुनना, गलत हो जाएगा ना, एक्टिव होना होता है हर जगह पे, हम लोगों को पैसिव नहीं होता है। निष्क्रिय सुनना थर्ड राइट आंसर है। नंबर 19 कह रहा है शिक्षा शास्त्रियों की मान्यता है कि शिक्षण में सर्वाधिक चुनौती निहित रहती है। शिक्षा शास्त्रियों की मान्यता है कि शिक्षण में सर्वाधिक चुनौती निहित रहती है। शिक्षकों द्वारा उचित परिश्रम की प्राप्ति के लिए, छात्रों के विकासात्मक विकास की देखभाल करने के लिए, या फिर शिक्षकों के व्यक्तिगत विकास की देखभाल करना होगा, या फिर शिक्षण विषय वस्तु को सीखने में पुरस्कार दंड को न्यूनतम रूप में प्रयोग करना। पॉजिटिव यहाँ पे खोजना होता है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखते चलेंगे।
तो देखिए, शिक्षा शास्त्रियों की मान्यता है कि शिक्षण में सर्वाधिक चुनौती निहित रहती है छात्रों के विकासात्मक विकास की देखभाल करते रहने में। नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा शास्त्रियों की मान्यता है कि शिक्षण में सर्वाधिक चुनौती निहित रहती है छात्रों के विकासात्मक विकास की देखभाल करने के लिए। नंबर 20 कह रहे हैं, लड़कियों को भाषा और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना। मतलब लड़कियों को भाषा और कला सीखने के लिए आप क्या करोगे? सपोर्ट करोगे, मोटिवेशन दोगे, और गणित और विज्ञान को सीखने के लिए उसे डिमोटिवेट करोगे। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो यह किस चीज़ का उदाहरण है? जेंडर समानता, जेंडर स्थिरता, जेंडर भेदभाव, जेंडर सशक्तिकरण। खैर यह वाला सवाल तो हलवा है आपके लिए, है ना। जेंडर लैंगिक भेदभाव। ठीक है, नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा 20 का। कह रहे हैं कि पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें विभिन्न स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? समायोजन, अनुकूलन, संगठन या फिर परिपक्वता। सवाल कह रहा है पियाजे के सिद्धांत, याद करिए पियाजे बाबा का क्या सिद्धांत था। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें विभिन्न स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? यहाँ पर कहा जाता है संगठन करना। कहाँ के रहने वाले थे पियाजे? तो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, ये वहाँ के मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे। इनका सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना और उनके अलग अलग स्कीमाओं से जोड़ने की प्रवृत्ति को संगठन करने का, मतलब संगठन किया गया है, ऐसा नाम दिया गया था उनके द्वारा। संगठन करना यहाँ पर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? छात्रों को शारीरिक दंड नहीं, भाई दंड तो देंगे नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, विविधता का सम्मान या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम। नंबर 22 का हो जाएगा, कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? तो विविधता का सम्मान करना देती है। नंबर 3 राइट आंसर है। नंबर 23 कह रहा है, बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ का प्रयोग करने के क्या मुख्य सरोकार हैं? प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षा का उत्पादक केंद्रीय होना या फिर बच्चों को नामांकित करना। बताइए क्या यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा? देखिए अगर कहे बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ का प्रयोग करने के लिए क्या मुख्य सरोकार है? तो प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना और बच्चों को नामांकित करना। ये सभी हो जाएगा। नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल, यानी कि नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। चारों हमको यहाँ पे सही लेना होता है। नंबर 24 कह रहा है, शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ पढ़ाया गया है वह सही नहीं है तो आप क्या करोगे? बताइए। शिक्षण करते समय अगर आपको ऐसा लगे कि जो पढ़ाया गया है वह सही नहीं है तो आप क्या करोगे? पहला कह रहा है, प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे तथा दूसरा प्रकरण शुरू कर देंगे, या फिर छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे। तीसरा, छात्रों को उससे ध्यान हटा देंगे, या फिर छात्रों को डांट पिलाएंगे। बताइए क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे, शिक्षण करते समय आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत पढ़ा दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छात्रों से कहना है बस कि गलती हुई है और उसे ठीक कर देंगे, है ना। नंबर 2 यहाँ पर 24 का बिल्कुल सही है। आ जाइए 25 पर। कह रहा है, किस अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण में समायोजित करता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या फिर कोई भी अवस्था नहीं होता है।
बताइए। ध्यान देंगे, सही जवाब हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करने लगता है और यह टाइम होता है 2 से लेकर के 12 वर्ष का, बाल्यावस्था का। कह रहा है किस तरह का चिंतन खोज, आविष्कार एवं मौलिकता को जन्म देता है? ज्ञानात्मक चिंतन, क्रियात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, सामाजिक चिंतन। किस तरह का चिंतन खोज, आविष्कार एवं मौलिकता को जन्म देता है? वह हो जाएगा सृजनात्मक चिंतन। याद रखिएगा, सृजनात्मक चिंतन ऐसा चिंतन है जो खोज, आविष्कार और मौलिकता को बढ़ावा देगा। सृजन करना मतलब ये क्या करना होता है? इन तीनों चीज को एक्टिव करता है। वह बालक जो, बताइए इन सब में से क्या होगा, उससे ग्रस्त है जो RAW को, रॉ को वार पढ़ता है, यानी कि अंतर स्पष्ट करने में असमर्थ रहता है। डिस्मोर्फिमिया कहते हैं, डिस्लेक्सिया कहते हैं, जबलिंग कहते हैं या फिर डिस्लेक्सीमिया कहते हैं। यहाँ पर आपको डिस्लेक्सिया बताना होता है, ठीक है। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो सही से, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, स्पष्ट नहीं कर पा रहा है वार और रॉ में अंतर को, ठीक है, वार और रॉ में अंतर को, तो आपको यहाँ पे डिस्लेक्सिया बताना होता है। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होता है? पहला शीर्षगामी सिद्धांत, दूसरा समीप दुराभिमुखी सिद्धांत, तीसरा पदानुक्रमित एकीकरण का सिद्धांत, चौथा कैरेक्ट प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। बताइए। कह रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? तो प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत हो जाएगा, यही दर्शाता है, ठीक है। कौन सा सिद्धांत यह बताएगा कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दर पर विकसित होता है? तो प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नंबर 4 राइट आंसर है। नंबर 29 कह रहा है कि वह सामाजिक संरचना जो बालक को किसी वस्तु के विषय में सूचना के प्रक्रम के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है कहलाती है। क्या कहलाती है? छवि निर्माण, स्कीमा, संज्ञान या फिर अभिव्यक्ति। वह मानसिक संरचना जो बालक को किसी वस्तु के विषय में सूचना के प्रक्रम के लिए एक रूपरेखा प्रदान करे, वह क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं स्कीमा। क्या कहते हैं दोस्तों? स्कीमा कहते हैं। वह मानसिक अवस्था, वह मानसिक संरचना जो बालक को किसी विषय वस्तु के विषय में सूचना के प्रक्रम के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। नंबर 30 कथन और कारण को देखना है, ठीक है। कह रहा है कि बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सेकेंड कह रहा है सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती हैं। सवाल कह रहा है कि बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांत को उन्हें साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, बच्चे के द्वारा निर्मित मतलब जो भी तैयार किया गया ज्ञान है अपने मन के उनको क्या करना होता है? उनको प्रोत्साहित करेंगे आप। सभी बच्चे वास्तविकता के पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती हैं। सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती है। यह भी सही है और इसका जो कारण दिया हुआ है ना कि यह भी बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांत को उन्हें साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती है। यह भी बिल्कुल सही है। नंबर 30 का यहाँ पे फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपने 30 सवाल देखा जो कि आपका किससे था? बाल विकास
शिक्षा शास्त्र से जुड़ा हुआ था, है ना। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास पसंद आया हो, जैसा कि पहले कहा गया था, वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब खुद से कर दिया करेंगे, ठीक है। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। प्लेलिस्ट आकर के चेक करिए, यहाँ पे अब आपको थंबनेल भी शो करेगा। आप अभी तक इन दोनों में से जिस भी क्लास को नहीं देखे हो, अभी क्लास को देख लीजिए।